सब्सक्राइब करिए एसएससी बाबा चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नए लेक्चर वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका। सो दिस इज माय 24th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा टाइप ऑफ बिल्स, कितने टाइप के बिल्स होते हैं और वो पार्लियामेंट में पास कैसे होता है। ये ध्यान रखना, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो जितने भी टाइप के बिल्स होते हैं ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे पास होता है, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप कंपेयर करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसे मैं अपनी लेक्चर सीरीज में चलाता आ रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर करके अगर आप पढ़ते हो ना तो बहुत इजी हो जाता है आप लोगों के लिए पढ़ना, ठीक है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के बिल्स होते हैं। बेसिकली देखो, बेसिकली 4 टाइप के बिल्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल, सेकंड होता है हमारा मनी बिल, थर्ड होता है हमारा फाइनेंशियल बिल एंड फोर्थ वन होता है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। हम एक एक करके इन चारों बिल के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। देखो, कोई भी बिल, एनी बिल विच इज नाइदर मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज टर्म्ड एज ऑर्डिनरी बिल। देखो, मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो बिल होता है जिसके अंदर मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? फाइनेंशियल बिल वो होता है जिसमें मनी से रिलेटेड भी सब्जेक्ट होंगे और कुछ अदर्स भी सब्जेक्ट होंगे जो कि मनी से रिलेटेड ना हो, ठीक है। बट मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, वो बिल होता है कि जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं अगर, तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई बिल पास करते हैं या फिर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, तो उस बिल को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब इन तीनों को छोड़ के मनी बिल, फाइनेंशियल बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कोई बिल है तो उसको बोलेंगे हम क्या, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिल। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक है। देखो, हम बात करते हैं कि कैसे पास होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। देखो, सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। दोनों के पास इक्वल पावर होती है, इक्वल लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन होता है ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, कि वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमारा जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है कि आर्टिकल 3 हमें बताता है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके पास पावर होता है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज, उसका नाम, ये सब कुछ जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। जो भी बिल आर्टिकल 3 के अंदर आता है वो होता तो ऑर्डिनरी बिल ही है, ठीक है, वो होता ऑर्डिनरी बिल ही है। बट लेकिन आज जो भी बिल हमारा आर्टिकल 3 के अंदर आता है उसमें हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब कि किसी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले, मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आता, ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 3 के अलावा कोई भी ऑर्डिनरी बिल में हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एक्सेप्ट अ बिल अंडर आर्टिकल 3, नन ऑफ द ऑर्डिनरी बिल नीड्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। बोथ द हाउस एंजॉय इक्वल लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन इन रिगार्ड टू सच अ बिल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के पास, दोनों हाउस के पास, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों के पास इक्वल लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन पावर होती है अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड दोनों के पास, दोनों हाउस के पास इक्वली लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन पावर होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ऐसा होता है कि डेडलॉक बन जाता है, ठीक है, डेडलॉक के बारे में आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी आप ये समझो कि अगर डेडलॉक बनता है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक जॉइंट सेशन बनाया जाता है, मतलब एक जॉइंट सेशन को बुलाया जाता है जहां पे लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों एक साथ बैठते हैं और उस बिल को पास करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेजोरिटी, ठीक है, वोट करके और इन सब के थ्रू, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल अगर पास होता है ना, तो कौन सी मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो किस मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। अब जब एक बार ये राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, मतलब दोनों हाउस ने पास कर दिया, ठीक है। देखो, अगर इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में तो पहले लोकसभा पास करेगा, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा पास करेगा, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास 3 पावर है, बिल आ गया दोनों के, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पास होके अब आ गया आपका प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास 3 चीज वो कर सकता है बिल के साथ, ठीक है। या तो उसमें साइन करके उस बिल को एक्ट बना दे, ठीक है, अपना एसेंट दे दे,
या फिर वो अपना वीटो पावर यूज़ कर ले, सस्पेंसिव वीटो पावर यूज़ कर ले या फिर पॉकेट वीटो पावर यूज़ कर ले। ठीक है, वीटो पावर के बारे में मैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो लेक्चर देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप जिन्होंने अब तक मेरे लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, तभी आपको मज़ा आने वाला है पॉलिटी में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, कैसे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेडलॉक की, कि ये डेडलॉक बनता कैसे है। ठीक है, चलिए अब ये डेडलॉक बिल जो है वो डेडलॉक कैसे बनता है। देखो अब क्या हुआ कि अब जैसे मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करता हूँ, अगर वो एक हाउस में पास हो गया, सपोज करो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं कि वो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में पास कर दिया उस बिल को। ठीक है, फिर वो आया राज्यसभा के पास, बट राज्यसभा ने क्या उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो वो बिल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डेडलॉक। ठीक है, एक तो इस तरीके से डेडलॉक बन जाता है। सेकंड तरीका क्या है कि इफ वन हाउस पास द बिल एंड अदर हाउस हैज ऑल्सो पास द बिल बट विद अमेंडमेंट विच इज रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट हाउस। देखो क्या हुआ कि एक लोकसभा है, उसने इंट्रोड्यूस किया और उसने पास किया, ठीक है, किसी बिल को, फिर आया वो किसके पास, फिर आया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने क्या किया, उस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर दिए। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट कर दिए उसके अंदर। ठीक है, और उसको फिर बाद में पास किया। अब जब अमेंडमेंट कर दिए, अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि अब ऑब्वियसली लोकसभा को भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि राज्यसभा को कि भाई हमने ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए इस बिल के अंदर, तो वो दोबारा से बिल जाएगा किसके पास, लोकसभा के पास। ठीक है, अब इस टाइम पे लोकसभा को पसंद नहीं आया वो और उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तब इस केस में हमारा जो बिल होगा ना वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा डेडलॉक बन जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब जो थर्ड तरीका होता है ना डेडलॉक बनने का, वो क्या होता है कि इफ मोर देन 6 months lapse from the date of reception of the bill by the other house without the bill being passed by it। देखो अब क्या हुआ कि जैसे लोकसभा ने जो है पास कर दिया बिल, अब वो गया राज्यसभा के पास। ठीक है, किसके पास गया, राज्यसभा के पास। अब वो राज्यसभा ने क्या किया कि 6 महीने तक उसमें कुछ नहीं बोला, मतलब वो बिल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना उसको मेजोरिटी से पास किया ना कुछ किया, कोई भी अपना कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, राज्यसभा ने, बस उसने उस बिल को होल्ड कर रखा है 6 महीने तक या 6 महीने से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे ही 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो वो बिल अपने आप ही डेडलॉक बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि राज्यसभा जो है वो खुश नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी जो बिल है वो आपका डेडलॉक बन जाता है। ठीक है, तो इस ग्राउंड में जो है हमारा जॉइंट सेशन बैठता है। ठीक है, जॉइंट सेशन मतलब कि अभी तो क्या हो रहा था कि एक एक अलग अलग हाउस में जा रहा था, अलग अलग टाइम पे जा रहा था और दोनों अलग अलग पास कर रहे थे। बट लेकिन जब डेडलॉक बन जाता है तब क्या होता है कि दोनों की मीटिंग होती है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं और उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस बिल को पास करने की कोशिश करते हैं मिलके। ठीक है, थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और ये जो चीज़, ये जो बात लिखी है ना, ये जो 3 ग्राउंड है, ये हमारा आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 बात लिखी गई है इस ABC में। ठीक है, कि डेडलॉक जो है वो कैसे बन सकता है और किस ग्राउंड पे, इन 3 ग्राउंड पे हमारा जॉइंट सेशन जो है वो बैठेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल यहाँ पे खत्म हो जाता है, हम बात करते हैं मनी बिल। ठीक है, कि मनी बिल क्या होता है। देखो अब मनी बिल इज दैट बिल विच एक्सक्लूसिवली कंटेन वन और मोर सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110। ठीक है, देखो वो बिल जिसके अंदर वो सब्जेक्ट्स है जो कि हमारे आर्टिकल 110 में है, ठीक है, उनको बोलेंगे हम मनी बिल। तो बेसिकली जो आर्टिकल 110 है ना, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है ना वो सारे के सारे मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि मनी बिल क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल के लिए अगर हम बोलेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है, तो आर्टिकल है 110, 110 जो आर्टिकल है वो मनी बिल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, 110 आर्टिकल में मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मनी बिल जो है वो प्रेजेंट और पास कैसे होता है हमारा। ठीक है, देखो जैसे ऑर्डिनरी बिल था उसमें क्या होता था कि भाई लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट मनी बिल में ऐसा नहीं है, मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा। और हर एक मनी बिल के लिए हमारी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब ऑब्वियसली पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, ठीक है, कि भाई ये जो बिल है इसको पास करना चाहिए, और फिर वो बाद में वो जो है वो इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे, लोकसभा में।
जब वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेसिडेंट ने अपना रिकमेंडेशन दिया उस बिल के ऊपर और बोला कि इंट्रोड्यूस करो, फिर लोकसभा में जाके इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि आफ्टर द बिल इज पास इन द लोकसभा, जब लोकसभा में बिल जो है पास हो जाता है, ठीक है, वो फिर कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, वो बिल ट्रांसफर करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। फिर वो जो बिल है वो कहाँ पे जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। अब राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं उस बिल को पास करने के लिए, ठीक है। उनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होते हैं उस बिल को पास करने के लिए। तो द राज्यसभा हैज टू पास द बिल विद इन 14 डेज ऑफ हिज रिसीप्ट फ्रॉम द लोकसभा। जैसी ही वो बिल लोकसभा से राज्यसभा के पास आता है, ठीक है, उस दिन से लेके 14 दिन तक का उनके पास टाइम होता है कि वो उस बिल को पास करें। अगर 14 दिन बीत जाते हैं और 14 दिन के अंदर पास नहीं होता है वो बिल, मतलब राज्यसभा पास नहीं करता है वो बिल, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई राज्यसभा ने जो है वो पास कर लिया है मनी बिल को, ठीक है, मतलब पास कर दिया है मनी बिल को। और राज्यसभा जो है मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता, कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकता, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं डाल सकता मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी बिल में क्या था कि भाई अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा क्या कर सकता था, राज्यसभा उसको अमेंड कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था, ऐसा कुछ कर सकता था। बट मनी बिल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मनी बिल में एक तो 14 दिन का टाइम है, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ऑर्डिनरी बिल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, यहाँ पे 14 दिन का टाइम है कि 14 दिन के अंदर उनको पास ही करना है, ठीक है। अगर उन्होंने पास नहीं किया तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि राज्यसभा ने जो है वो जो बिल है वो पास कर दिया है, ठीक है। इन केस अगर ऐसा होता है कि राज्यसभा जो है वो कोई अमेंडमेंट लाती है उस मनी बिल में, ठीक है, ठीक है, उस मनी बिल में कोई भी अमेंडमेंट लाती है तो वो बिल जाता है हमारा लोकसभा के पास। अब लोकसभा के ऊपर है कि वो उस सजेशन को, उस अमेंडमेंट को माने या ना माने, ठीक है। वो बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के ऊपर। लोग अगर वो चाहे तो सीधा वो अमेंडमेंट जो भी पॉइंट है जो राज्यसभा ने डाले हैं, सजेशन दिया है अपना, वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते, वो सजेशन दे सकते हैं बस, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था ना कि मनी बिल में अमेंडमेंट राज्यसभा नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना सजेशन दे सकता है कि आपको ये पॉइंट जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। और ये लोकसभा के ऊपर है कि वो माने उनका सजेशन या ना माने, ठीक है, ये लोकसभा के ऊपर है। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कुछ भी कि नहीं अगर राज्यसभा ने ये सजेशन दिया है तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो अब ये राज्यसभा के पास गया, 14 दिन के अंदर उसने पास कर दिया वो बिल, ठीक है। अब जब ये जो बिल जो पास होता है ना, वो बिल पास होता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये जो बिल है, मनी बिल है, वो पास होता है। फिर ये जो मनी बिल है जब ये पास हो जाता है दोनों हाउस के पास, अब वो जो बिल आता है वो आता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट के पास नहीं भेज सकता फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है, कि नहीं भाई ये गलत है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को वो बिल जो है या तो पास करना पड़ेगा या फिर कोई भी वीटो पावर यूज करके उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया आपको मनी बिल से रिलेटेड। चलिए हम आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, ठीक है। देखो अब जो फाइनेंशियल बिल है ना, अ फाइनेंशियल बिल होता क्या है, अ बिल विच अपार्ट फ्रॉम containing one or more subject matter mentioned in article 101 and also contains some non money matter, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल बिल वो बिल है जिसमें आपका मनी से रिलेटेड भी सब्जेक्ट होता है और नॉन मनी से रिलेटेड भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट किस में होगा, आर्टिकल 110 में होगा, ठीक है। और कोई और भी वो क्लॉज डाल सकते हैं जो कि नॉन मनी मैटर हो, मतलब नॉन मनी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो उस बिल को हम मनी बिल नहीं बोलते, उस बिल को हम फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट और पास कैसे होता है हमारा, कहाँ पे, पार्लियामेंट पे, ठीक है। देखो अब कोई भी फाइनेंशियल बिल है ना, फाइनेंशियल बिल भी मनी बिल की तरह सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। और इसमें भी हमारा रिकमेंडेशन चाहिए होता है हमारा प्रेसिडेंट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें भी मनी से रिलेटेड मैटर है ना, तो मनी से रिलेटेड जो भी मैटर होगा ना वो जनरली पास होगा हमारा, वो पास होगा हमारा किसमें, लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस होगा हमारे, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो इंट्रोड्यूस होगा हमारा लोकसभा में, और उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, ठीक है। बिना रिकमेंडेशन के वो बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता लोकसभा के अंदर, ठीक है।
तो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और बाकी का जो जब एक बार इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा में, उसके बाद पूरा प्रोसेस वही है जो ऑर्डिनरी बिल का है, ठीक है। कि भाई लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, अब वो जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है कि अगर उसको अच्छा लगा तो बिल को पास कर देगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो बिल को रिजेक्ट कर देगा। अगर वो चाहता है कि भाई ठीक है सारे क्लॉज सही है, इसमें कुछ और भी अमेंडमेंट करा जाए, तो अमेंडमेंट के बाद वो अमेंडमेंट करके लोकसभा के पास भेज देगा, और फिर वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया डेडलॉक के बारे में, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल बिल। अब हम बात करते हैं किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है? अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस अंडर आर्टिकल 368 टू मेक चेंजेस इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। वो बिल जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो किस आर्टिकल के अंदर करते हैं हम लोग? आर्टिकल 368। तो अगर वो बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है किस आर्टिकल के अंदर करते हैं, तो वो हमारा आंसर है आर्टिकल 368, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू हम क्या करते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन लिखे हैं उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो इस बिल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, ठीक है। हम प्रोसीजर देखते हैं कि ये कैसे पास होता है और इंट्रोड्यूस कैसे होता है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे? किसी भी हाउस में हो सकता है हमारे पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और हमारा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। किसमें होगा? लोकसभा में। तो इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये किसी भी हाउस में जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है। किसी भी हाउस में गया, वहाँ पे पास हुआ, किस मेजोरिटी के थ्रू पास होता है? वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये तीनों होते हैं हमारे कैसे? किस मेजोरिटी के थ्रू होते हैं? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू होता है, ठीक है। तो पहले या तो लोकसभा में जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू वो पास करेगा, ठीक है। फिर बाद में वो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है, फिर वो भी पास करेंगे। जब ये बिल पास हो जाता है दोनों हाउस से, फिर ये बिल जो है हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ कोई और चॉइस नहीं होती, सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि भाई उसको इस बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली पहले क्या था? बिफोर 24 अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं था कि मतलब कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं था उसके ऊपर कि उसको इस कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पास ही करे। बट आफ्टर 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये ऐसा उसमें ऐसा क्लोज डाल दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, अगर उसके पास बिल आया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से पास होके, तो उसको साइन करना ही पड़ेगा उस बिल को, और उस बिल को उसको एक्ट बनाना ही पड़ेगा। ये उसके प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में आपको इतना जानना है, ठीक है गाइस। तो ये 4 टाइप के बिल होते हैं और ऐसे इनका प्रोसीजर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो गाइज थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक करा करो, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करो, ठीक है। पर लेकिन बीच में मत करो यार, मतलब लाइक करो या तो डिसलाइक करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस में, ठीक है, 30,000 के आसपास वीडियो में व्यूज़ हैं, बट यार लाइक्स मैं देखता हूँ 400-500, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक करो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, कमेंट में मुझसे पूछो, ठीक है। मैं उसका अगर मेरे को लगेगा कि हाँ वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। विदिन 24 आवर्स में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो गाइज थैंक यू। प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेरे वीडियोस को प्लीज़ यार लाइक किया करो, अगर अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करो। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।